नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी। गोपाल जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुरोहित जी, आपको धन्यवाद। गोपाल जी, जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है, कोरोना नाम की कोविड-19, उससे ये देश और प्रदेश भी अछूता नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सत्ता लोलुपता के कारण जिस प्रकार का राजनीतिक उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी ने मचाया, सरकार गिराई, इस वजह से इसमें जो एक 15-20 दिन का समय लग गया, 15-20 दिन की जो अस्थिरता रही, उस वजह से ये महामारी मध्य प्रदेश में फैली है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपनी गलती को, अपने अपराध को ढकने के लिए ये सब कुतर्क कर रहे हैं। यदि सही पूछो तो फरवरी के पहले सप्ताह से ये बीमारी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आभास दे रही थी। केरल में तो पहला मरीज दाखिल हो गया था विदेश से आने के बाद। अन्य राज्यों ने अपनी सावधानी बरतते हुए अपनी तैयारियां कर ली थी जी। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मेंढकों को तोलने में लगे रहे जी। और यही कारण है कि इसमें लापरवाही हुई जी। काफी पहले से जी। ये बीमारी का पूर्वाभास राज्य को भी हो गया था, देश को भी हो गया था जी। एक बड़ा सवाल है, जैसा कमलनाथ जी का स्वभाव है जी 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 जारी रखिए। उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया जी। शिवराज जी ने तो 23 मार्च को शपथ ली है जी। 23 मार्च तक तो इसकी दस्तक काफी भीतर तक आ चुकी थी जी। और मैं मान के चलता हूं कि उनका ये कहना सही नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई तैयारी जी। अस्पताल में कितने बेड हो, कितनी मेडिसिन हो, जांच के लिए कितनी किट आए, क्या पूर्व सूचना, पूर्व तैयारी, जन जागरण, तमाम प्रकार की बातें कोरोना को लेके एक भी जी। कोई भी कांग्रेस का नेता ये बता दे, कोई भी सरकार का उस समय का प्रतिनिधि ये बता दे कि हमने ये किया है, तो हम उसका लोहा मान जाएंगे। वो कह रहे हैं कि राहुल जी चेता रहे थे, राहुल गांधी जी जो उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चेता रहे थे, वो ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने जनवरी में ट्वीट किया, उन्होंने फरवरी में ट्वीट किया, उन्होंने मार्च में चेताया। बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा, लेकिन राहुल जी ने जब चेताया उस समय तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की कैबिनेट थी। तो उनके नेता जो राहुल जी हैं, उनकी बात कमलनाथ जी ने या उनके मंत्रियों ने या सरकार ने क्यों नहीं मानी? वो तो मैंने कुल मिला के मैं भी कहूं कि वो अपने ही नेता की बात को अपने ही ऊपर वो आरोपित कर रहे हैं और इस कारण से ये कुछ भी कुतर्क करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि राष्ट्रव्यापी नहीं, विश्वव्यापी बीमारी है जी। वर्तमान समय न दोषारोपण करने का है, न किसी को कटघरे में खड़ा करने का है। वर्तमान समय संघर्ष करने का है, इस युद्ध के खिलाफ लड़ने का है, तैयारियों का है और परिणाम देने का है। मुझे आज कहते हुए खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पहले दिन से ही 23 मार्च को जब उन्होंने शपथ ली जी। तो पहले ही दिन, मैं भी उस दिन साथ में ही था, मंत्रालय में 10 बजे रात को बैठक करके हम लोगों ने कोरोना की तैयारियों के बारे में लगभग 1 घंटे की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मंत्रालय में की थी जी। और इस कारण से उनका ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि इसकी तैयारियां नहीं हुई। तैयारियां जैसे ही हमारे हाथ में सत्ता आई, सरकार बदली, उसके तत्काल बाद से हम लोगों ने इसका प्रयास शुरू कर दिया जी। जैसा कि कांग्रेस कहती रही है, भार्गव जी, जैसा कि कांग्रेस कहती रही है कि आप लोगों ने खरीद फरोख्त करके, बहला फुसला के उन 22 लोगों को अपने साथ मिला लिया। और आप भी अक्सर कहते रहते थे कि कमलनाथ जी जब रोज सुबह जागें तो उन्हें अपने विधायकों की गणना करनी चाहिए। किस आधार पर कहा था आपने ये? क्या आपके पास लगातार ये खबरें आ रही थी कि लोग वहां असंतुष्ट हैं,
सरकार जो चल रही है उसमें सरकार के जो मुख्य कारिंदे हैं, उनके जो मुख्य सहयोगी हैं, मंत्री हैं कैबिनेट के, वो तक असंतुष्ट हैं। किस वजह से, किस आधार पर आप ये कह रहे थे? वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको बहलाया फुसलाया है, प्रलोभन दिया है, और आप ये कह रहे हैं कि असंतुष्ट हैं। है क्या वस्तुता? आपका कहना पुरोहित जी बिल्कुल सही है। पहले ही दिन से मैं सरकार के स्वास्थ्य के बारे में और इसकी आयु के बारे में संशय में था, और वो लगभग प्रमाणित भी हो गया। जी। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, निर्दलीय और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के खुद के अपने सदस्यों का जिस प्रकार का, एक प्रकार से मैं कहूंगा कि जोड़ तोड़ का जी। काम हुआ और सरकार बनी, जी। तो मुझे इसके स्वास्थ्य के बारे में पहले से भी चिंता थी। मैंने कहा था एक बीमार संतान पैदा हुई है जिसकी आयु के बारे में ज्योतिषी भी नहीं बता पा रहे कि कितने दिन तक ये सरकार चलेगी। जी। जी। वही सब कुछ हुआ। एक अनैतिक गठबंधन, सिद्धांतहीन गठबंधन, जिसका कोई कार्यक्रम नहीं, जिसकी कोई योजना नहीं, जिसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं, ऐसी सरकार बहुत लंबे समय न चलती है और न चलेगी। वो चली भी नहीं। जी। इसी कारण से सबसे पहले ये देखना था एक मिनिमम प्रोग्राम बनता। आप कितने लोगों के लिए मंत्री पद का लालच देके, पैसे का लालच देके, अन्य प्रकार से कोटा, खदान, परमट, रेत की खदान, इसका खदान, वो सब, इसका लालच देके आप कितने समय तक बांध के रख सकते हो? मैं मान के चलता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो हमारे उसमें सर्वोच्च नेता थे, यदि ऐसी सरकार बनती है तो मैं चिमटे से छूना भी ऐसी सरकार को पसंद नहीं करूंगा। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। वो इस कारण से हम लोग न ऐसे सिद्धांत गठबंधन करते हैं, और यदि ऐसे गठबंधनों से कोई सरकार चलती भी है तो मैं उस सरकार के लिए नहीं चलाना चाहता। कांग्रेस बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ऐसी सरकार बनाई, इस कारण से उसका यह हश्र हुआ। जी, कांग्रेस बड़ा सवाल खड़ा कर रही है भार्गव साहब के सरकार तो ठीक है, लेकिन आपने सरकार गिरा दी, चलिए आप संतुष्ट हो जाइए, लेकिन सरकार चलाइए तो। सरकार के नाम पर मंत्रिमंडल नहीं है प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री नहीं है, विभीषिका से जूझ रहा है प्रदेश। विवेक तनखा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उन्होंने तो राष्ट्रपति महोदय को पत्र तक लिख दिया है, और तमाम बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य आए हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी टिप्पणी कर रहे हैं इस पर। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा ये समय है, थोड़ा सा जो प्रश्न उठ रहे हैं, भले ही मन में कोई मंशा गलत ना हो, लेकिन चूंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है तो लोकलाज के तहत इस दिशा में कदम अब बढ़ जाने चाहिए? देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना और किस समय करना, कितने लोग रखना, उसमें कितना बड़ा मंत्रिमंडल हो, उसकी साइज के बारे में मुख्यमंत्री तय करती है, उनका विशेष अधिकार है और हमारे हाई कमान का विशेष अधिकार है। जी। जब भी उपयुक्त अवसर आएगा, समय होगा, गठन होगा। जी। मैं भी ये भी कह सकता हूं कोई अनंत काल तक इसको भी नहीं टाला जाएगा। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोरोना फैला, जी। मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, इसके बाद में सारे मंत्रियों की शपथ होती। जी। जी। तो ये भी आलोचना होती कि इन्हें शपथ लेने की पड़ी है, मंत्री बनने की पड़ी है, स्वागत सत्कार करवाना का पड़ा है, और वहां लोग मारे जा रहे हैं। उस कारण से जी। ये विलंब हुआ कोरोना के इस फैलने के कारण से। जी। और मैं मान के चलता हूं कि हमारे शिवराज जी जो मुख्यमंत्री हैं, जी। वो पर्याप्त अनुभवी है राज्य के बारे में। 13 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसी राज्य से सांसद भी रहे हैं, और उन्हें प्रत्येक व्यवस्था के बारे में जानकारी है, जिलों के बारे में और संपूर्ण प्रदेश के बारे में जितनी व्यापक जानकारी है, उसके आधार पर वह इस व्यवस्था को संभालने में और इस बीमारी को नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं। इस बात में कितना दम है भार्गव जी कि जो ये बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, उसका कारण ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, 20-22 लोग कांग्रेस से, अब उनका समायोजन होना है, तो वो समायोजन की जो गणना है वो नहीं बैठ पा रही।
नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं जी तो सभी तरह से पूर्वाभास करके और सोच समझ के निर्णय लिए जाते हैं, और पार्टी ने जो तय किया होगा उस समय जी वो सब आपके लिए देखने मिलेगा। ये चिंता करने का पार्टी का विषय है हमारा, और न जनता के सोचने का विषय है, न हमारा आपके सोचने का विषय है। इसको पार्टी तय करेगी। जब ये सारा का सारा जो घटनाक्रम हुआ, जो परिवर्तन हुआ, एक ऐसी सरकार जिसने न किसानों के बारे में सोचा, न बेरोजगारों के बारे में सोचा, न प्रदेश के वित्त व्यवस्था के बारे में सोचा, किसी के बारे में जो सरकार ने नहीं सोचा, तो मैं मान के चलता हूं उसको तो जाना ही था। जितना समय उसके लिए मिल गया वो पर्याप्त से भी ज्यादा है। जी जी। अब ये सवाल एक जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसके पहले टास्क फोर्स बनाई, तो टास्क फोर्स के दौरान आप लोगों से निरंतर उनका संवाद हो रहा है और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपका तारतम्य बना हुआ है, निरंतरता बनी हुई है। कहीं कोई, जब तक कि मंत्रिमंडल नहीं है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप तो नहीं रह रहा है? क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, आप मंत्री भी रहे हैं, तो पूरे प्रदेश से वाकिफ हैं, सबकी चिंता करना आपका भी कर्तव्य है। तो आपको लग रहा है कि भले ही एक व्यवस्था ना हो लेकिन अव्यवस्था नहीं है? नहीं, अव्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं है जी। टास्क फोर्स जो बनी है 7-8 लोगों की, तो उस टास्क फोर्स का काम यही है कि पूरे प्रदेश की जानकारी लेके जी और मुख्यमंत्री जी को, वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन के लोगों को जी अवगत कराना भी है। और यहाँ से जो रिपोर्टिंग होती है वह प्रधानमंत्री जी के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी के लिए, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए, और हमारे जो संगठन के वरिष्ठ लोग हैं उन सारे लोगों के यहाँ से रिपोर्टिंग होती है। और उस टास्क फोर्स का जो उद्देश्य है एक प्रकार से वो यही है कि किस प्रकार से सारे लोग, मैं मान के चलता हूं जो टास्क फोर्स है वही लोग तो लगभग सरकार चलाएंगे, वही से चलाते भी रहे पहले, तो इस कारण से उनकी जानकारियों में कहीं कोई अभाव नहीं, कमी नहीं है, अनुभव में कोई कमी नहीं है। और मान के चलता हूं कि टास्क फोर्स की जो भी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग के आधार पे हम इसको कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाएंगे। जी। आपके व्यक्तिगत स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपके क्षेत्र में? आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, सिर्फ चुनाव जब होते हैं तब आप जनता के बीच में नहीं जाते हैं। ये एक बड़ा अपवाद सा है ये, लेकिन है। तो अब इस बीच में जब लोग परेशान हैं चारों तरफ से, कहीं कहीं से कामगार आए हैं, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में जगह जगह से मजदूर बाहर से आए हैं, अन्य तमाम लोगों के अभी काम धंधे बंद हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो, शासन स्तर पर जो व्यवस्थाएं ठीक हैं, आपके व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, आपने एक अच्छा प्रश्न किया। ये बात सही है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे बुंदेलखंड से और विंध्य प्रदेश से, राज्य के लगभग आधे हिस्से से, बल्कि और ज्यादा हिस्से से परंपरागत पलायन होता है। लोग जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, सूरत भी जाते हैं, राजस्थान में अलवर भी कई आ जाते हैं, पूना भी जाते हैं, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जाते हैं। लगातार उनके फोन आ रहे हैं। मैंने अपने मोबाइल पे, मैंने अपनी फेसबुक पे 3 नंबर डाले हुए। आप संकट में हो, परेशानी हो, इन मोबाइल नंबरों पर सूचित करें। आपको वहां पे भोजन की आवश्यकता है, थोड़े बहुत पैसे की आवश्यकता है, आप फंसे हुए हैं, आपको कोई बीमारी हो गई, ये नंबरों पे आप फोन करें। मैं दिन भर में कम से कम 100 अधिकारियों के लिए या फिर राजनीतिक लोगों के लिए फोन लगाता हूं, अलग अलग राज्यों में और अपने ही राज्य में। कई लोग इंदौर से नहीं निकल पा रहे हैं, कई लोग यहीं भोपाल में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे। भोपाल में आज मेरे बंगले ही पे एक महिला जिनको करेली जाना है, नरसिंहपुर कलीली, वो भी फंसी हुई हैं अपने ससुर के साथ में। तो इनको निकालने का काम और इनको भोजन देने का काम, इनकी आर्थिक मदद करने का काम, ये सारे के सारे काम मैं व्यक्तिगत रूप से भी करता हूं। शासन की जो सहायता होती है उन तक पहुंचाने का काम भी हो रहा है और जागरूकता का भी काम। मुझे कहते हुए खुशी है, संतोष है
कि मेरे बुंदेलखंड में खास तौर से 5 जिलों में, सागर में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, पन्ना में, दमोह में किसी प्रकार से ये बीमारी यहाँ नहीं फैला पाई। ये हम सबके लिए संतोष की बात है। और ये पूरा का पूरा अंचल जो है, यदि हम रायसेन से आगे ले लें तो रीवा तक ये पूरा अंचल सुरक्षित है प्रभु कृपा से। और जागरूकता भी हम इसका एक बड़ा कारण है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने मजदूर बाहर काम करने के लिए गए थे। जी 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 हाँ गोपाल जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि ये लॉकडाउन जो है वो ठीक है, लॉकडाउन कर लिया अच्छी बात है लॉकडाउन, लेकिन सिर्फ पॉज बटन है, ये कोरोना को समाप्त नहीं कर पाएगा, सरकार को और प्रयास करने चाहिए। खासकर उन्होंने सैंपलिंग पर और टेस्टिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और कहा कि सरकार इस दिशा में बहुत युद्ध स्तर पर या बहुत गंभीर प्रयास नहीं कर रही है। केंद्र पर भी आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्यों पर भी उन्होंने कहा है। देखिए, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक तो प्रशासनिक है जी, एक तो प्रशासनिक में यह है लॉकडाउन उसका पहला स्टेप है। जी, यदि हमने प्रभावी तरीके से, मुकम्मल तरीके से लॉकडाउन को अपने राज्य में या देश में हम लोगों ने कर लिया जी, तो ये मान के चलो कि हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। जी, इसके बाद आता है टेस्टिंग का या फिर दूसरे भी प्रकार के जो उपकरण हैं, जांच के हों या जांच उपरांत इलाज के हों, उसके बाद जो भी है तो धीरे धीरे उपकरणों की, क्योंकि किसी को इस बात का आभास नहीं था, पूर्वाभास ये सब होना है, और इस कारण से धीरे धीरे उपकरणों की अब पर्याप्त संख्या हो गई है, जांच की भी हो गई, टेस्टिंग की भी हो गई है। और मैं मान के चलता हूं कि अब हम बहुत संतोषजनक स्थिति में हैं और मुझे विश्वास है कि अप्रैल के अंत तक हम पूरी तरह से इस बीमारी पर नियंत्रण पा लेंगे। जी, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी हैं वो आह्वान करते हैं, तो वो ठीक है, एक प्रेरणा के लिए आह्वान ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो प्रभावी नहीं है, क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं जो है, जो करनी चाहिए शासन को, चाहे वो दवाओं की हो, चाहे सुविधाओं की हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की हो, उस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। कभी ताली थाली की बात कर देती है, कभी दिया जलाने की बात कर देती है, रोशनी करने की बात कर देती है। इनसे क्या होने वाला है? आप इस पूरी कवायद पर आपका क्या दृष्टिकोण है कि इसके करने से क्या होने वाला है? होने वाला है और हो रहा है जी, इसका प्रभाव हो रहा है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय सिर्फ भारत के नहीं बल्कि एक वैश्विक नेता है। जी, उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व, उनकी समझ और अन्य देशों के साथ उन्होंने जो संबंध बनाए हैं वो अब वैश्विक नेता के रूप में वो स्थापित हो चुके हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो कोई भी देश हो। प्रधानमंत्री जी ने अपने संपर्कों के माध्यम से जो छवि बनाई, और अभी तात्कालिक रूप से तो जिन मेडिसिन की आवश्यकता थी जो अमेरिका में भी उपलब्ध नहीं थी, वो उन्होंने उपलब्ध कराई पूरी दुनिया के देशों के लिए। जो भी देशों ने मांग की, आवश्यकता बताई, तो मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में तो मदद की, और भारत के लोगों को जो आह्वान किया है प्रधानमंत्री जी ने, यह आभास जो है, जो आह्वान है, वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है देश के। जी, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए और किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए, जंग में भी लड़ने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि आप अपने देश की जनता का मनोबल ऊंचा उठाएं, लोगों के लिए संगठित करें, लोगों के लिए एक लय में बांधें, एक सूत्र में बांधें, और संघर्ष के लिए लोगों को तैयार रखने का काम आप करें। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के माध्यम से, जो कि देश के अधिकांश लोगों ने स्वीकार की, और उस अपील के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने, ये तो एक प्रतीकात्मक था। ये जो शंख बजाना, झालर बजाना, घंटियां बजाना, या फिर प्रकाश से के माध्यम से एक प्रकार से प्रकाश उत्सव करना, अपने आप में एक प्रतीकात्मक होता है, सभी जानते हैं। बीमारी दूर नहीं होती, लेकिन पूरी लड़ाई में भारत एक है, इसका संदेश भी जाना चाहिए। ये भी युद्ध है, और युद्ध में कई प्रकार के प्रतीकात्मक अपीलें
राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा की जाती रही, इतिहास है। जी। और प्रधानमंत्री जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में उसको किया है। जी। यदि कोई इसका कहे इससे क्या लाभ होना है, किसको क्या लाभ होना है, तो देश यदि वैचारिक रूप से विखंडित होगा तो हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसका ही लाभ है। दूसरा, दवाई के स्तर पर, मेडिसिन जांच के स्तर पर सारे काम हो ही रहे हैं। जी। तो देश को संघर्ष के लिए तैयार रखना मानसिक रूप से, क्योंकि हमारे देश में अब पहले कहेंगे कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा, तो लोगों को लगता है थोड़ा सा कि हमें कोई असुविधा हो रही है। जी। उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करना 15 दिन के लिए। जी। तो ये किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। जी। ये सिर्फ आम आदमी के लिए संभव नहीं था कि हम अपील मनवा लें। जी। ये किसी मुख्यमंत्री के लिए भी शायद संभव नहीं होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की अपील थी जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। तो ये बहुत आवश्यक था। जी। और मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का काम अपनी अपील के माध्यम से, बगैर किसी पर राजनीतिक आक्षेप किए, बगैर किसी पर किसी प्रकार का कोई व्यंग किए, उन्होंने सबकी प्रशंसा की, सहयोग देने वालों की और इससे देश में उत्साह का वातावरण बना। तो आप जिस प्रकार से उन्होंने जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए भी बार बार उत्साहवर्धन करने के लिए अपने वक्तव्य में उनका उल्लेख किया और एक नया नाम दिया उन्हें, कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस स्टाफ हो, जो भी आवश्यक सेवाओं में लगे हुए लोग हैं इस दौरान, उन्होंने उनको एक कोरोना योद्धा का नाम दिया, एक नया नाम दिया। और उनके प्रति एक देखने में आ रहा है, अगर कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो पूरा देश उनका सम्मान कर रहा है, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो जो कोरोना फाइटर्स हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक विशेष राहत की व्यवस्था की है कि अगर किसी को इस दौरान, भगवान न करे लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको बीमा दिया जाएगा और उनको सुविधाएं मुहैया हो सकें, पीपीई किट्स। इस स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जो अभी आप टास्क फोर्स की जो चर्चा में, टास्क फोर्स की चर्चा में आया होगा सामने? ये कई प्रकार का कवर दिया जा रहा है, जिसमें 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। जी। जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, कर रहे हैं, यदि कोई कैजुअलिटी होती है, कोई घटना ऐसी हो जाती है जिससे वो प्रभावित होते, हो भी रहे, तो उनका परिवार जो है वो दुखी ने परेशान नहीं रहे और उनका भविष्य परिवार का सुरक्षित रहे। और इस कारण से बहुत आवश्यक था कि किसी भी शासकीय सेवक के लिए या उस कार्य में जुटे हुए किसी व्यक्ति के लिए जो भविष्य की चिंता होती है, तो भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, वैसे किसी के प्राणों का कोई मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य परिवार का, उसका भी सुरक्षित रहे, परिवार का भी रहे, तो इसके लिए 50 लाख रुपए का जो ये कवर दिया है और इंश्योरेंस का काम किया है, ये भी ठीक है। 10,000 रुपए हमारी प्रदेश सरकार ने प्रतिमाह है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको इंटेंसिव या फिर उनको प्रोत्साहन का राशि, क्योंकि वो लगातार दिन और रात काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हर महीने देने का प्रावधान किया है। अन्य प्रकार की सुविधाएं जो उस कार्य में जुटे हुए हैं उनको देने का काम किया। जहां तक वॉरियर्स का आपने कहा, कोरोना वॉरियर्स, युद्ध कई प्रकार के होते हैं। युद्ध राजनीतिक भी होता है, कूटनीतिक भी होता है, सीमा पर भी होता है, खुली जंग भी होती है, हथियारों के साथ भी होती है, आंतरिक युद्ध भी होता है, और ये बीमारी जो है यह भी युद्ध से कम नहीं है। इस पर यदि हमने विजय प्राप्त कर ली और इससे सफलतापूर्वक हमने कम से कम नुकसान उठाते हुए और हमने इस पर यदि विजय प्राप्त करके इसको जीत लिया, तो मैं मान के चलता हूं कि ये नेतृत्व की भी सफलता है और देशवासियों की सफलता है और उन कर्मचारियों की भी है जो इसमें कार्य में लगे हुए हैं, उनकी भी सफलता है। इसलिए जो नाम दिया गया है कोरोना वॉरियर्स, यह भी एक प्रकार के योद्धा हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का आभास है कि जिन लोगों का हम इलाज कर रहे हैं या जिन लोगों की हम शिनाख्त कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, हम इस काम में लगे हुए हैं, इससे हमें भी जान का उतना ही खतरा है जितना कि सामने से फायरिंग करने वाले का, गोली चलाने वाले का। किसी आतंकवादी से हमें जितना खतरा है वो तो सामने दिखता भी है एक बार, लेकिन ये तो दिखता भी नहीं है।
ठीक बात। तो जैसा कि कहा गया कि हम एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे जी। हैं, तो साक्षात दुश्मन से लड़ना तो मैं मान के चलता हूं संभव है, जी। लेकिन अदृश्य दुश्मन से लड़ना तो उससे 10 गुना ज्यादा असंभव है। बिल्कुल। जो लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि धन्यवाद के भी पात्र हैं और मदद के भी पात्र हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश जीतेगा, कोरोना हारेगा, ये देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, और इसका सबसे बड़ा आधार है इस देश की जनता का विश्वास, इस देश की जनता की एकजुटता। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के समय जो इस देश के लोगों ने प्रतिबद्धता दिखाई है, कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें, निश्चित रूप से उन घटनाओं का जिक्र करना भी लाजमी नहीं है, क्योंकि जितना नकारात्मकता की बात करेंगे सकारात्मकता उतनी धूमिल होगी। 130 करोड़ लोगों के इस देश में जो कोरोना के प्रति एक आक्रोश सामने दिखा, जो उसे हराने की जिजीविषा सामने दिखी, वो वाकई काबिले तारीफ है। सरकार के प्रयास और जनता के प्रयास मिलकर इस विभीषिका से हमें उबारेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। IND 1 to 1 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।